बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर 2 में लेक्चर 10 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ख़ासकर राइट हैंड रूल जो है उसको समझने के लिए थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है और लेक्चर को ध्यान से सुनना है। जी बच्चों, वेलकम बैक। तो चलते हैं अपने मेन बोर्ड की तरफ। यह है जी आपका मेन बोर्ड, जिसमें आप देख रहे हैं लर्निंग आउटकम्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समझने के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है राइट हैंड रूल में, तो इसको भी बड़े ध्यान से आपने देखना है। इसमें प्रायर लर्निंग्स क्या हैं? बिल्कुल वही जो हमने पहले पढ़ी थी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का क्या मेथड है। तो चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, जो आपका मेन टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन इसकी क्या है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आ रहा है तो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी स्केलर प्रोडक्ट, और उसकी आपने एग्जांपल्स भी देखी थी। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर वेक्टर में आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। यानी इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity, then the product is called vector product। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक क्रॉस के साथ जाहिर करते हैं, यानी दोनों वेक्टर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू, उनके दरमियान आप एक क्रॉस लगा देंगे, जिस तरह मैंने अभी अभी यहाँ पर स्क्रीन पे लगाया है, ए क्रॉस बी। ये दरमियान में ये जो क्रॉस है ये बड़ा स्पेसिफिक है। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का सिंबल लगा हो तो आप समझ जाएं कि दिस इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। फ़र्ज़ करें वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा, तो ये थीटा इनके दरमियान बनने वाला एंगल है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर भी शामिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, जो राइट साइड पे आंसर आना चाहिए ये वेक्टर होना चाहिए। और आप जानते हैं वेक्टर में दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। और एन हैट क्या बता रहा है? एन हैट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। और एन हैट क्या बता रहा है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब हम ये देखेंगे कि इस एन हैट की डायरेक्शन होती किस तरफ है। पहले तो आप ये बात याद रख लीजिए कि एन हैट की जो डायरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिस प्लेन के अंदर वो दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एन हैट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी अगर वेक्टर ए और बी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस तरह से फ़र्ज़ करें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों प्लेन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, तो हमेशा याद रखें एन हैट की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम आगे चल के इसको डिटेल में भी देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरह से हम देख सकते हैं।
अच्छा जी, इसमें आपको एक छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है, इसको बड़े गौर से आपने समझना है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल के मुताबिक कैसे फाइंड की जाती है वो बताने लगा हूँ। तो इसको बड़े गौर से आपने देखना है। मैं आपको एक दफ़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दे दूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आप गौर करें तो आपको डायग्राम में 3 एक्सिस नज़र आ रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल है ये है वाई एक्सिस, और ये जो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है ये है जी एक्सिस। ठीक है, अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, यानी जी एक्स प्लेन में है, यानी उस प्लेन में है जिसमें ये दो एक्सिस हैं, जी एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, फ़र्ज़ करें वो दो वेक्टर्स जो हैं उनमें से एक ये है इस तरह से, और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक ये वाला वेक्टर है फ़र्ज़ करें और एक ये वाला वेक्टर है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सी है? जी एक्स प्लेन। तो अब मैं जिस भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का जिक्र करूँगा तो आप समझ जाइएगा कि इस डायग्राम के मुताबिक मैं जी एक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये दो वेक्टर्स जो हैं इनमें से ये वाला वेक्टर, ये वाला, ये जो वाइट कलर का आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है ये है वेक्टर ए, और ये वाला जो बॉल पेन आपको नज़र आ रही है कंसीडर करें कि ये वेक्टर बी है, और ये दोनों इस वक्त हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का यहाँ पर मतलब क्या है? जी एक्स प्लेन, यानी जी एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, और उनके मिलाने से जो प्लेन बन रही है दैट इज़ जी एक्स प्लेन। ठीक है, अच्छा अब करना ये है, अब मैं आपको राइट हैंड रूल को यूज़ करने का तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने राइट हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है, आपका भी अपना अपना जो राइट हैंड है आप उसी को इस तरह से यूज़ करेंगे। आपने इस राइट हैंड को इस प्लेन के, जिस प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर कर लेना है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है उनमें छोटा एंगल कौन सा है। अगर आप गौर करें तो इनमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इनमें ये जो स्मॉलर एंगल है उसको देखना है। ठीक है, फिर आपने ये कहना है जी पहला वेक्टर कौन सा है और दूसरा कौन सा है। यहाँ आप डायग्राम देखें, यहाँ मैंने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड की है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए, और सेकंड वेक्टर कौन सा है? बी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड को, या राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, थ्रू स्मॉलर एंगल, ये जो स्मॉलर एंगल बन रहा था इसके थ्रू आप रोटेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है यहाँ पर इस डायग्राम के मुताबिक आपको वर्टिकली अपवर्ड नज़र आ रही है। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एन हेड की डायरेक्शन किस तरफ है? वर्टिकली अपवर्ड, यानी वाई एक्सिस की तरफ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एन हेड की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ये राइट हैंड रूल के मुताबिक हम करते हैं। यहाँ मैंने शॉर्टकट में इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके पास है कि आपने वेक्टर प्रोडक्ट में ये बात प्रूव करनी है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट में तरतीब को अगर उल्टाया जाए, यानी ए क्रॉस बी और अगर बी क्रॉस ए लिया जाए तो आंसर डिफरेंट आता है। अब आंसर में क्या चीज़ डिफरेंट है ये हम गौर से देखेंगे कि यहाँ क्या चीज़ डिफरेंट है। अच्छा, पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ और उसके बाद मैं मैथमेटिकली 2-3 स्टेप करके मैथमेटिकली ये प्रूव कर दूँगा।
पहली डायग्राम तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी के लिए बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, फ़र्ज़ करें एक जी एक्स प्लेन में ये दोनों, ये है फ़र्ज़ करें ए और ये है फ़र्ज़ करें ये है फ़र्ज़ करें बी, तो आप ए क्रॉस बी के लिए थंब किस तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन अगर आप सेकंड वाली डायग्राम देखें तो इसमें हमने बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाली है। आप गौर से देखिएगा, ये ए था और ये बी था। अब जारी बात है इनको तो हमने चेंज नहीं करना, ये तो उधर ही पड़े हैं, लेकिन हमने अब ऑर्डर को चेंज किया है। पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे थे, अब आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट वेक्टर बी है और सेकंड वेक्टर ए है। अब आप क्या करेंगे, अब हमें मजबूरन अपने राइट हैंड को उल्टाना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा ताकि हम बी को ए की तरफ घुमा सकें। जब आप बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली थंब जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब अगर वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस था तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, इस डायग्राम के मुताबिक नेगेटिव वाई एक्सिस। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो डायरेक्शन बन रही है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बन रही है, ठीक है जी। तो ये था आपके लिए राइट हैंड रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को फाइंड करना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर वर्टिकली अपवर्ड आती है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट आती है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एन प्राइम, तो एन प्राइम जो है इसका एन के साथ जो ए क्रॉस बी के लिए यूनिट वेक्टर आप यूज़ कर रहे थे उसके साथ क्या रिलेशन होगा, ये वाला, क्योंकि एन प्राइम जो है ये एन हैट के अपोजिट है। एन हैट यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड आ रहा था तो एन प्राइम हैट किस तरफ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सारी बात है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। अब यहाँ मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा ये लिख के बता देता हूँ ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको काफ़ी इजी लगे। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए लिखें, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एन हैट। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ करें इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बी क्रॉस ए के लिए लिखें, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब जारी बात है यहाँ आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर आप यूज़ करेंगे उसका कोई और नाम रखेंगे, इसको हम एन हैट प्राइम से जाहिर कर देते हैं। और फिर आप राइट हैंड रूल का रेफरेंस दे के बताएंगे कि राइट हैंड रूल के मुताबिक डायग्राम में हमने ये बात डिस्कस की है कि एन प्राइम जो है ये माइनस एन हैट के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इस तरह से, और दूसरी बात ये कि हम जानते हैं बी ए और ए बी का एक ही मतलब है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था कि अगर आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके 12 बनाते हैं तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी 12 ही आंसर आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स की तरतीब को उल्टाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, क्योंकि मैंने एन प्राइम की जगह एन हैट पुट कर दिया। अब एन हैट के साथ नेगेटिव साइन था तो वो ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। अब आपके पास अगर आप गौर करें तो ये जो ए बी साइन थीटा एन हैट है ये किसका फॉर्मूला है, ए बी साइन थीटा एन हैट किसका फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी का, और उसी को आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यानी माइनस ए क्रॉस बी। तो आपने यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या प्रूफ किया, आपने यहाँ पर प्रूव किया बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। यानी बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी आपस में सेम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो वेक्टर प्रोडक्ट,
वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है जी, इसको एक नज़र आप दोबारा देख लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट को नॉन कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो डायग्राम्स बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, एक में हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड की जो इस डायग्राम के मुताबिक वर्टिकली अपवर्ड आई, दूसरी में हमने बी क्रॉस ए की डायरेक्शन फाइंड की जो इस डायग्राम में वर्टिकली डाउनवर्ड आई, और बाद में हमने 3-4 स्टेप्स में मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दिया दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ आपको यहाँ पर पता चली है, वो ये कि अगर हम तरतीब को उल्टाएं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए है और उसको आप ए क्रॉस बी करना चाहें, या ए क्रॉस बी है और आप उसे बी क्रॉस ए करना चाहें तो देन देयर शुड बी अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको भी आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये भी आगे चलकर यूज़ होने वाला है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देंगे। दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल्स जो हैं उनमें से एक एग्जांपल टॉर्क है और दूसरा एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे और एंगुलर मोमेंटम भी हम चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपने इसमें यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इनके फार्मूले जो हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आप टॉर्क का फार्मूला क्या बताएंगे कि टॉर्क क्या है, दिस इज़ एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स वेक्टर f। और टॉर्क जो है इसे टाउ से जाहिर किया जाता है, ये एक सिंबल है, ये आप देख रहे हैं, यानी ये है टाउ इज़ इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स वेक्टर f। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम जिसे कैपिटल L से जाहिर किया जाता है उसके बारे में आप बता देंगे, दिस इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर जो P है ये लीनियर मोमेंटम को जाहिर कर रहा है, L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं, इसमें और मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जिसको अभी हम राइट हैंड रूल को यूज़ करके साबित करके आए हैं, ये है वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, इसमें आप वही वाले 2-3 मैथमेटिकल स्टेप्स लिख सकते हैं, यानी आप लिखें जी ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। अब आप बी क्रॉस ए लिखें जो आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट प्राइम, और फिर आप एन हैट प्राइम की जगह क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव एन हैट, और रेफरेंस आप दे देंगे कि मैंने राइट हैंड रूल के मुताबिक ये बात की है जो पीछे डिस्क्राइब किया जा चुका है। ए बी और बी ए सेम है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब ये आपके पास बन गया ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, और साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर आप ये बता देंगे कि ये माइनस ए बी साइन थीटा एन हैट जो है इसके इक्वल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी, यानी साबित हो गया ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत डिटेल में राइट हैंड रूल और बाकी सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो पहले कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज़ अ नल वेक्टर। ठीक है, अब ये किस तरह आप करेंगे ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे एक सेकेंड जी, जैसे ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट, ये हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है। अब आप जानते हैं कि पैरेलल का मतलब है कि एंगल 0 है और एंटी पैरेलल का मतलब है कि एंगल 180 डिग्री है। अब साइन 180 हो या साइन 0 हो, दोनों कंडीशंस में जो आंसर है वो 0 ही आता है। इसका मतलब है साइन फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 0, और जब मैग्नीट्यूड 0 हो गई तो फिर जो आंसर में वेक्टर आएगा दैट वेक्टर मस्ट बी नल वेक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पर 0 भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैं नल वेक्टर को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा वेक्टर में ही आ सकता है, तो इसलिए 0 नहीं बोलना आपने नल वेक्टर बोलना है। अब सेम यही वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम i, j एंड k इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं i के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, j के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ और k के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, तो इन तीनों का जो आंसर है वो नल वेक्टर ही आएगा, क्योंकि i अपने साथ पैरेलल है, j अपने साथ पैरेलल है और k अपने साथ पैरेलल है। यहाँ पर हम जान चुके हैं दैट पैरेलल वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर आता है। इसके बाद है जी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। अब ये किस तरह से मैक्सिमम है, एक सेकेंड, अब ये किस तरह से मैक्सिमम है देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। अब आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब कलर चेंज कर लेते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। अब चूंकि आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो साइन एंगल की जगह 90 आ जाएगा, और हम ये जानते हैं कि साइन 90 का जो आंसर है वो मैक्सिमम आता है, और वो कितना होता है, +1। इसका मतलब है आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, a b साइन 90 की जगह 1 आ गया, और बाकी आपके पास n हैट बच गया। और जाहिर बात है आपने साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट की है, इसका मतलब है इसका भी आंसर मैक्सिमम ही आया है। फॉर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आप इसी रिजल्ट को i, j एंड k इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो मैं कैसे करूँगा ये आप गौर से देखिएगा। देखें, अगर आप लिखें i क्रॉस j, तो i और j आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है यही वाली प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। i की मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू n हैट, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, आपके पास सिर्फ n हैट बच गया। अब n हैट की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास है ये एक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का की डायग्राम i, j, k। x एक्सिस के अलॉन्ग आप जानते हैं i लिया जाता है, y के अलॉन्ग j लिया जाता है और z के अलॉन्ग k लिया जाता है। अब इसमें भी बड़े आराम से आप ये डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं, वो किस तरह से, देखें, फर्ज करें ये है i हैट x एक्सिस के अलॉन्ग, j हैट y एक्सिस के अलॉन्ग, k हैट z एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर हमने i क्रॉस j फाइंड करना है, तो i इस तरफ है, j इस तरफ है, तो आप i की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करें, उसको j की तरफ रोटेट करें, तो देखें थंब किसकी तरफ आ रहा है, z एक्सिस की तरफ, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, k हैट। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा k हैट, ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, k हैट, यानी i क्रॉस j आपके पास आ गया k। इसी तरह अब बाकी भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने गौर से मेरा साथ देना है और समझने की कोशिश करनी है। देखें मैंने क्या किया, i क्रॉस j किसके इक्वल आया था, k के। अब मैं j क्रॉस k की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहा हूँ। बाकी सारी बात है मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगी, आप इसमें भी j क्रॉस k की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, गौर से देखिएगा। ये है आपके पास i, ये है j और ये है k। अब आपने j क्रॉस k करना है, तो j क्रॉस k करेंगे तो थंब इस तरफ आ रहा है, यानी i की डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप फिर इसकी जगह क्या लिख देंगे, i हैट। इसी तरह अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं, और थर्ड वाला है k क्रॉस i। अब k क्रॉस i कैसे आएगा, ये k है और ये i है। जब आप फर्स्ट वेक्टर k को रखेंगे, एक सेकेंड, i j, सॉरी ये k है, ये k है और ये i है।
अब आप फर्स्ट वेक्टर के की तरफ रखेंगे, इस तरफ के क्रॉस आई, तो आपका थंब जो है ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, यानी वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं के क्रॉस आई इज एक्चुअली इक्वल टू जे। अब हम ये भी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं, कि अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट में आप तरतीब को उल्टा दें तो आंसर सेम नहीं आता, एक नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब है आप अगर जे क्रॉस आई करते तो आंसर आना था माइनस के हैट, अगर आप के क्रॉस जे करते तो आंसर आना था माइनस आई हैट, और अगर आप इसका उल्टा दें यानी आई क्रॉस के कर दें तो आपका आंसर आएगा माइनस जे हैट। तो ये आपके पास टोटल 6 छोटी छोटी इक्वेशंस बन गई जिनको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। अगर आप इनको रट्टा मारना चाहते हैं तो रट्टा लगाने का भी एक तरीका है। वो आप किस तरह करेंगे, आप एक छोटा सा सर्कल बनाएं और इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरोज लगा दें, तरतीब से लिख दें आई जे और के। अगर आप किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू तो आंसर तीसरा आएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो थर्ड वाला आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन के अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड वाला आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखें बड़ा आसान है। अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर आएगा प्लस के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर आएगा प्लस आई, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो आंसर आएगा प्लस जे, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप जाहिर बात है ऑपोजिट जाएंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखने का मैंने मेथड बता दिया। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट gives the area of parallelogram formed by two vectors as adjacent sides। वो कह रहे हैं जी अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, आप जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हों और कोई भी एंगल 90 का ना हो, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। फर्ज करें हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जी, फर्ज करें आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो बेस है ये वेक्टर ए से मिलके बनी है, और इसकी जो एक साइड ये जो एडजेसेंट साथ वाली साइड है ये वेक्टर बी से मिलके बनी है। अब ऐसा करते हैं, हम वेक्टर बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर बी को अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो आप वेक्टर बी के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए के ऊपर। अब वेक्टर बी की टेल से लेके इस पॉइंट तक आपके पास वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंगल वाली साइड पे हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है। थीटा के सामने जो कंपोनेंट होगा वो वाई कंपोनेंट होगा, और वाई कंपोनेंट साइन थीटा की फॉर्म में आता है, तो ये आपके पास बी साइन थीटा आ गया। अगर आप गौर करें तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि ये जो बी साइन थीटा है ये असल में इस पूरी पैरेललोग्राम की हाइट है। ठीक है, और वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है ये इसकी बेस है। गौर से देखें, समझ आ रही है? अब आप ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला लिखूं, या चलें एरिया का फॉर्मूला ना लिखें, या चलें डायरेक्ट एरिया का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी आ रही है, आपने इसको एडजस्ट करना है। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आ गया बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ रही है। और हाइट क्या है, अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ, दिस इज एक्चुअली बी साइन थीटा। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, इसके साथ आपको यूनिट वेक्टर एन हैट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये वेक्टर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है, यानी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने यही बात कही थी कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम का एरिया बताती है। ओके जी, इसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की 5th प्रॉपर्टी पे।
ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, इसलिए आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में बेटा हमारे पास क्या है, ये है जी वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अगर आपके पास वेक्टर ए और बी अपने एक्स, वाई और जी कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, तो फिर हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने पांचवी प्रॉपर्टी ही इसकी की थी स्केलर प्रोडक्ट की। उस स्केलर प्रोडक्ट में हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था, बस फ़र्क क्या था, वहाँ दरमियान में डॉट था, यहाँ दरमियान में क्रॉस है, और ये छोटा फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इसकी वजह से आंसर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, और वो किस तरह से आएगी ये हम स्टेप वाइज देखते हैं। अब देखें, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, और इस तरह से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और दरमियान में क्रॉस आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, तरतीब के साथ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पहले इस फर्स्ट को उन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड जो हैं ये आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स के दरमियान आ सकता है। देखें, ए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई आ गया, फिर ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया और साथ आई क्रॉस जे आ गया, और फिर ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई किया और साथ आई क्रॉस के आ गया, यानी इनके यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस आ गया। इसके बाद फिर प्लस आएगा, और अब देखते जाएं। अब इसकी बारी है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा उस पहली टर्म के साथ, यानी ए वाई बी एक्स। ए वाई का यूनिट वेक्टर क्या था, जे, और जे का क्रॉस आ जाएगा आई के साथ। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के साथ, और वो बन जाएगा ए वाई बी वाई, और दोनों के यूनिट वेक्टर जे हैं, जे क्रॉस जे आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए, आप इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ए वाई बी जी जे क्रॉस के। इसी तरह से आपके पास अब किसकी बारी है जी, अब आपकी बारी है जी इसकी, ओके, ये ब्लैक कलर थर्ड वाले की बारी है। इसको आप इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ए जी बी एक्स के क्रॉस आई। उसके बाद आप इसको सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए जी बी वाई इंटू के क्रॉस जे, और फिर आप थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए जी बी जी के क्रॉस के। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप वो आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे जो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, ये वाली, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स वाली, ठीक है, और इसके पहले हमने किया था, ये आप गौर से देखिएगा, ये अगर एक जैसे यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा, और अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं जिस तरह ये आपने किया था, तो आई क्रॉस जे के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल आएगा, और अगर इनकी तरतीब को उल्टाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर यही वाली चीज़ अप्लाई करते जाएं। देखें, आई क्रॉस आई ये नल वेक्टर हो जाएगा, ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। इसी तरह जे क्रॉस जे ये भी नल वेक्टर हो जाएगा, ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। इसी तरह के क्रॉस के ये भी नल वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गई। अब आपके पास बाकी 6 टर्म्स बच गई, जिनमें मैं तरतीब के साथ आपको बताता जाता हूँ। आई क्रॉस जे ये किसके इक्वल है, के। इसी तरह के क्रॉस आई तो जे के इक्वल था, तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे के। इसी तरह जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई के क्रॉस आई किसके इक्वल है, प्लस जे के, और जे क्रॉस के किसके इक्वल था, आई के, तो के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस आई के। ठीक है, ये तरतीब उल्टा के ये हो जाएगा। तो आपने इन सारी टर्म्स की वैल्यूज़ लिख दी। ये देखें, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, प्लस के, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के।
अब यहाँ पर आप देखिएगा ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर देखिए i क्रॉस j की जगह क्या पुट कर दिया, i क्रॉस j की जगह पुट कर दिया प्लस k, i क्रॉस k की जगह पुट कर दिया माइनस j क्रॉस i की जगह पुट कर दिया माइनस k, j क्रॉस k की जगह प्लस i, k क्रॉस i की जगह प्लस j और k क्रॉस j की जगह माइनस i। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। और ये हमने किस प्रॉपर्टी को यूज़ करके किया, ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा के आया हूँ। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ से आप देखिए i वाला जो है, i वाला एक ये i वाली टर्म है और एक ये i वाली टर्म है, इनमें से i को कॉमन निकाल लें। जब आप i को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा ay bz माइनस bz माइनस az by। इसी तरह आप j को कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, j कॉमन आ गया, अंदर आ गया az bx और ax bz, दरमियान में माइनस आ गया। फिर आप k को कॉमन निकाल लें, k को किन दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इनमें से k को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ax by माइनस ay bx। अब अगर आप गौर कीजिए, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से लिख देता हूँ। देखें ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो आपको ये सामने नज़र आ रही है, इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया हुआ इसे, इसको हम इस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं अभी आपको करके बता देता हूँ कि किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली रो में आएगा i हैट j हैट k हैट, दूसरी रो में फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे, i के नीचे x, j के नीचे y वाला और k के नीचे z वाला, और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे। अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट रो का ये वाला जो एलिमेंट है इसको लिखा, उसके बाद इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया और ये वाले जो चार एलिमेंट्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वो किस तरह आएगा, ay bz माइनस by az। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब किसकी बारी है, अब बारी है j की। अब आप j को लिखेंगे लेकिन सेकंड टर्म के लिए नेगेटिव साइन आता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस रो और इस कॉलम को छोड़ के, क्रॉस मल्टीप्लाई में ax जो है वो bz से मल्टीप्लाई होगा, ax bz माइनस bx az, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह फिर थर्ड जो है वो बारी आ जाएगी k हैट की। उसके लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, ऑरेंज कलर। ये k हैट है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ा, इसके साथ प्लस ही आता है, ठीक है। अब ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ax by माइनस ay bx, ठीक है। ये आपके पास आ गया, पूरी इक्वेशन आ गई। अब आप देखें, अगर मैं इस सेकंड टर्म में j जो है इसके साथ बाहर प्लस कर दूं तो फिर अंदर वाली टर्म्स के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी i हैट ay bz माइनस by az, j की जगह प्लस लिख दें और इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो फिर ये जो सेकंड टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसे मैं पहले लिख देता हूँ bx az, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, इसे बाद में लिख देता हूँ ax bz, और बाकी जो तीसरी टर्म है वो वैसे की वैसी है, ax by माइनस ay bx। अब आप गौर कीजिए, ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये बिल्कुल सेम है इस इक्वेशन के। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम इस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और ये अभी अभी जो हमने की है ये है वेक्टर प्रोडक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि राइट हैंड रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, और ख़ासकर ये जो इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी इसको बहुत डिटेल में बताया जाए। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।